बीपीएससी शिक्षक भर्ती जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो हैं रुक्मिणी का सेट नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से जो है आप वहाँ से निकाल के और देख लीजिए। रुक्मिणी किरण सबका है, अच्छे से देख लीजिए। प्रतिदिन सेट बनाइए। सेट बनाने से ये पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना सफल हुए हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 31 से, और ये पार्ट 2 से चलेंगे। पार्ट 1 जो है लैंग्वेज है, और लैंग्वेज आप बना लीजिएगा। धीरे धीरे इसको हम बढ़ा देते हैं, वीडियो रोककर आप जो है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 में जो है यह सामान्य अध्ययन है, और सामान्य अध्ययन में 40 अंक है। कुल 40 प्रश्न है, और 40 प्रश्न में अच्छा मार्क्स आएगा मेरे साथियों। तो इसको क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्न में से कौन सा चैनल ग्रेट निकोबार सुमात्रा के बीच है। निम्न में से कौन सा चैनल ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा के बीच में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी। 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा के बीच 6 डिग्री चैनल है। 6 डिग्री चैनल को ग्रेट चैनल भी कहा जाता है। 6 डिग्री को ग्रेट चैनल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट चैनल। ठीक है, चैनल ग्रेट कहा जाता है, चैनल ग्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि माहे स्थान किस राज्य के शासित प्रदेश की शासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। माहे स्थान जो है किसके अंतर्गत आते हैं मेरे साथियों? तो बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से ये आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर कहता है कि माहे स्थान किस राज्य के शासित प्रदेश में आता है। तो यह आता है पुद्दुचेरी में। कहाँ आता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पुद्दुचेरी में। पुद्दुचेरी राइट ऑप्शन याद रखिएगा। माहे स्थान पुद्दुचेरी में है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्न में से कौन पर्वत चोटी महान हिमालय में नहीं है। पर्वत चोटी महान हिमालय में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाडविन ऑस्टिन होगा। गाडविन ऑस्टिन चोटी महान हिमालय में नहीं है। गाडविन ऑस्टिन जो है K2 ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कहाँ हिमालय? ये ट्रांस हिमालय में आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटक में हो जाता है। और कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य के गुर्गू या कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी में है। किस पहाड़ी से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। ठीक है, कावेरी द्रोणी जो है, कावेरी द्रोणी का सबसे अधिकतम विस्तार तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है तिलैया परियोजना किस नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है तिलैया परियोजना किस नदी पर है। तिलैया परियोजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बराकर नदी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बराकर नदी, ऑप्शन नंबर ए। तो तिलैया परियोजना जो है सो किस राज्य में है। तो यहाँ पर हो जाएगा झारखंड में। किस राज्य में है? यह झारखंड में स्थित है। ठीक है, और तिलैया परियोजना जो 21 फरवरी 1953 से कार्यशील है। कब है? 21 फरवरी 1953 से। ठीक है, कार्यशील है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है बैलाडीला खान कहाँ स्थित है। बैलाडीला खान कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छत्तीसगढ़ में बैलाडीला खान है। छत्तीसगढ़ के जो है। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि बैलाडीला जो है कहाँ स्थित है। तो ये दांतेवाड़ा जिला में स्थित है। दांतेवाड़ा जिले में। और यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए यह प्रसिद्ध है? ये जो प्रसिद्ध हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। ठीक है, यह जो है सो बैलाडीला खान जो है
लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि उड़ीसा राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं मिलती है। उड़ीसा राज्य की सीमा निम्न किस राज्य से नहीं मिलती है। तो यह जो तेलंगाना से इसको जो नहीं मिलती है, उड़ीसा की 4 सीमाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से मिलती है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश से मिलती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्न में से कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में स्थित है। तो नाभिकीय ऊर्जा कर्नाटक में स्थित कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैगा। कैगा कहाँ स्थित है। कैगा कर्नाटक में स्थित है। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। कुंडलकुलम और नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु स्थिति में है। रावट भाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र राजस्थान में है। नरौरा केंद्र उत्तर प्रदेश में, काकरापाड़ा गुजरात में तथा कल्पककम तमिलनाडु में स्थित नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। इतना याद हो गया होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैगा में है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है इंदौर शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट है। इंदौर शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक NH47 और NH52 जो है ये इंदौर शहर के पास से है और इसके जंक्शन के निकट स्थित है। 47, 46 और 52 और NH46 मध्य प्रदेश में ग्वालियर से बैतूल तक है। इसकी लंबाई जो है 634 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। आगे कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र की हॉटटॉक समिति किस वर्ष गठित की गई थी। शिक्षा क्षेत्र की हॉटटॉक समिति किस वर्ष गठित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921, 1932, 1931। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पर कहता है शिक्षा के क्षेत्र की हॉटटॉक समिति किस वर्ष गठित की गई थी। तो यह जो गठित की गई थी यह 1929 में की गई थी। ठीक है, यह की गई थी 1929 में। और फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में भारत में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति गठित की गई थी। ठीक है, और आगे चलते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन है। द्वितीय आंग्ल अफगान का युद्ध का काल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1878 से 1880। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था। चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और चेची विद्रोह जो हुआ था 1921-22 में हुई थी। कब हुई थी। 1921-22 में। क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं निम्नांकित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया है। किस विद्रोह को किसने 1857 विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था। किसने कहा था मेरे साथियों बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। 1857 विद्रोह का राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल का है। भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिपन के समय का है। ठीक है, रिपन के काल का है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सर एंड्रॉइड फ्रेजर लॉर्ड कर्जन के काल में गठित किया गया आयोग का अध्यक्ष था। किस आयोग का अध्यक्ष था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पुलिस आयोग। ऑप्शन नंबर ए पुलिस आयोग। तो भारत में वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जो है 1899 से 1905 तक चला था। याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 तक चला था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि शिक्षा क्षेत्र की सार्जेंट योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है। शिक्षा क्षेत्र की सार्जेंट योजना किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1944 में।
तो शिक्षा के क्षेत्र का सार्जेंट योजना 1944 में की है। 1944 में केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय मंडल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की है जिसे प्रायः सार्जेंट योजना कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1944, ऑप्शन नंबर सी 1944। 47 क्वेश्चन नंबर 47 कहता है भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से संबंधित सही तथ्यों को पहचान करें। सही तथ्यों को पहचान करना है तो कहता है प्रांतों को द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्ता मिल गया, द्वैध शासन को संघ के केंद्र में लाया गया, ब्रिटिश प्रांत के बम्बई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत बिहार और असम में त्रिसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई, शेष प्रांतों में एक सदनीय विधायी व्यवस्था लागू की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उपबंधों से संबंधित है। किससे संबंधित? 35 उपबंधों से संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1935 उपबंधों सभी तथ्य सही है। ये जो सभी तथ्य ABC ये सभी तथ्य सही है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य करेंगे, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद जो है 54 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 54। और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावली का उल्लेख है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद पर पुनर्विचार के लिए पात्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें उल्लेख है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद के शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, मेरे साथियों आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है भोला प्रसाद शास्त्री कब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? भोला प्रसाद शास्त्री जो हैं वो 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, 1968 में, 1969 में, 1971 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। भोला प्रसाद शास्त्री 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, याद रखिएगा 1968, 1971, 1969, 1971 3 बार। पहली बार जो है 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक रहे थे। सेकेंड बार जो है 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक रहे थे। और तृतीय बार जो है 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक रहे थे। ठीक है, तो भोला प्रसाद शास्त्री जो है वह 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि बिहार सरकार द्वारा पहला कृषि रोड मैप किस वर्ष जारी किया गया था? पहला कृषि रोड मैप किस वर्ष जारी किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2008 में किया गया था। ठीक है, 2008 में यह किया गया था। बिहार सरकार द्वारा अब तक 4 कृषि रोड मैप जारी किए जा चुके हैं। बिहार के प्रथम कृषि रोड मैप अवधि 2008 से 2012 तक है, द्वितीय 2012 से 17 तक है, तृतीय 2017 से 2022 तक है और चौथा जो है 2023 से 2028 तक है। ठीक है, और ये 4 बार रोड मैप किया गया है। पहली बार किया गया था 2008 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। मेरे साथियों मैथ का क्वेश्चन, मैथ का खुद सॉल्व कीजिएगा, हम सिर्फ आंसर आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है 2 संख्याओं में मौसफ और लौसफ क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 132, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 132। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? समूह से संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए नींबू, इमली दोनों खट्टा पदार्थ हैं और चीनी जो है मीठा पदार्थ है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, पहचानिए कि कौन सा कथन चयन उत्तर के लिए उपयुक्त या जरूरी है। पहला प्रश्न, विमला की उम्र क्या है? कथन 1, विमला, कमला और सुधा सारे समान के उम्र के हैं। विमला, कमला और अमला के कुल उम्र 32 वर्ष है और अमला की उम्र, विमला और कमला दोनों की उम्र बराबर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल आंकड़ा 2 पर्याप्त है। इसमें केवल क्या कहता है? केवल 2 आंकड़ा जो है पर्याप्त है, बाद बाकी एक आंकड़ा जो है पर्याप्त नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल आंकड़ा 2 पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि ए और बी की आयु अनुपात 5:3 है। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ए और बी का वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता। अंततः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया तब वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था? कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 21%। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, क्वेश्चन नंबर 57, रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही राशि धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल ने 30 अधिक ब्याज मिला। उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी? उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3000। ऑप्शन संख्या बी 3000। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि ए एक कार्य का 6.2/3% भाग 8 दिन में कर सकता है। बी ए से 40% कम कार्य कुशल है। दोनों 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर दोनों कार्य छोड़कर चले जाते हैं। सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है और ए और सी मिलकर मूल कार्य को कितने दिन पूरा कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 7.1/5 यानी 7.5 दिन 1.7.1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, मेडागास्कर, मॉरिशस। ये नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश मालदीव है। कौन सा है? मालदीव, ठीक है। ये हो जाएगा मालदीव सबसे छोटा द्वीप देश है। यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। मालदीव की राजधानी माले है। इसकी राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी माले इसका राजधानी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से ई, लेकिन सबसे छोटा द्वीप जो है मालदीव है, इसकी राजधानी माले है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होती है? कौन सा जो अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैलिक अम्ल, टैनिक अम्ल, अक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। तो यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल जो है चींटियों में उपस्थित होते हैं। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। ये फॉर्मिक अम्ल जो है ये चींटियों में उपस्थित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई और इसका राइट जो आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। यदि डोबे राइनर के ट्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस ट्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर ए
आर्सेनिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर उसे वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। अब करके देखिएगा इसका कारण क्या है। इसका जो है कारण क्या है, इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है, कौन से यौगिक में एक डबल बॉन्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे साथ, इसका राइट आंसर जो होगा इथीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इथीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं मेरे साथियों, ध्यान से सुनते रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O का समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है, किसका एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा रिडॉक्स का। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिडॉक्स का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नस्ल। नस्ल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि थम्स कप किस खेल से संबंधित है। थम्स कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बैडमिंटन से। थम्स कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप आदि भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। याद रखिएगा थम्स कप, नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप आदि भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। भारत में 2022 में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थम्स कप खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हो जाएगा रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी रवि सिन्हा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन 69 कहता है कि 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे। इस सेट का मतलब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीता था। किस भारतीय ने, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रवि कन्नन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीता था। मेरे साथियों अब आते हैं सामाजिक विज्ञान पर, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे साथियों। एक सब्सक्राइब से अच्छा रहेगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं पार्ट 3 पे, और लाइक करना मेरे साथियों ना भूलिएगा। चलते हैं पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान। चलेंगे सामाजिक विज्ञान में, इसमें कुल 80 प्रश्न होते हैं सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, और ये बनाना बहुत ज़रूरी है। और रुक्मिणी का सेट जो है बहुत अच्छा सेट है, आप प्रतिदिन बनाइए। इसके साथ साथ किरण का भी सेट बनाइए। किरण का सेट और रुक्मिणी दोनों सेट बनाने से ये पता चलता है कि हम कितना क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर हमें कहीं पर कमी होते हैं, नंबर कम आता है, तो इसका सीधा साफ जाहिर है कि हमने कहाँ पे कमी कर रहे हैं पढ़ने में, और इससे हमें आगे पढ़ने की ललक बढ़ती है। और ज़्यादा ज़्यादा बुक का उपयोग कीजिए और सेट का भी प्रयोग कीजिए। ठीक है, अच्छा रहेगा। जब बुक पढ़िएगा तो सेट बनाने में और मज़ा आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन 71 कहता है चरक संहिता संबंधित किससे है। चरक संहिता संबंधित किससे है मेरे साथ ही बताइएगा। तो ये जो है चिकित्सा से है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। कनिष्क का राजवंश आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसे चरक संहिता की रचना की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72।
क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए, किस क्रम में भारत आए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पहले आए थे फाहियान, पहले आए थे फाहियान, ठीक है। उसके बाद आए थे पहले आए हैं फाहियान, उसके बाद आए हैं वेंगसांग, उसके बाद आए हैं वेंगसांग और उसके बाद आए हैं टॉम्सरो, ठीक है। तो 1-2 मतलब 3-2-1, 3-2-1 उसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन यह कहाँ कहाँ किया गया था। पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था, पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, पहला बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, पहला बौद्ध संगीति। दूसरा बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, दूसरा कहाँ हुई थी, दूसरा हुई थी वैशाली में, और वो होती 383 ईसा पूर्व में। चौथी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वह तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और ये हुई थी 255 ईसा पूर्व में। और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में, और यह प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। चौथी हुई थी कश्मीर में, पहला हुई थी राजगीर में, दूसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी कश्मीर में। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, एक से अधिक हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 का था हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज नई राजधानी थी जो थानेश्वर से हस्तांतरित हुई थी। हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री को प्रशासन में सहयोग देने हेतु अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की गई थी। हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा से किया था, और हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। वह 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में शासक बना था। याद रखिएगा, जो पुष्यभूति वंश के शासक थे 606 ईस्वी में शासक बना था। कौन बने थे, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, हड़प्पा के एक बंदरगाह के नाम लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सिकंदरिया नहीं होगा, नागपट्टनम नहीं होगा, ठीक है, नागपट्टनम भी नहीं होगा, और महास्थानगढ़ भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हड़प्पा एक बंदरगाह जो है लोथल हो जाता है। क्या हो जाता है, लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, उपयुक्त में से कोई नहीं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा जो है लोथल बंदरगाह है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यानी कि पितरा दूरा या रंगीन पत्थर की जराई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। किसके समय लोकप्रिय हुआ था, तो ये हुआ था शाहजहाँ के समय में लोकप्रिय हुआ था, ठीक है। संगमरमर पर पियन्ना ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जराई पर कार्य शाहजहाँ के समय में बहुत लोकप्रिय था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए। जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जजिया कर को जो फिर से लगा दिया था, और जो औरंगजेब ने कब जजिया कर लगाए थे पुनः, तो 1679 में। कब लगाए थे, 1679 ईस्वी में पुनः जो है जजिया कर दोबारा लगा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, क्वेश्चन 78 निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। किस विद्वानों को, मेरे साथी बताइएगा। यह किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलजी, ऑप्शन नंबर ए
खिलजी हो जाएगा, सबसे कम समय तक शासन किए थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 80, कहता है सन 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरू हुई थी? किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरू हुई थी? तो ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पलासी के युद्ध में। ठीक है, तो जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं 82, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? कौन सा क्रांतिकारी संगठन था? तो ये जो थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 का था भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था मेरे साथियों बताइएगा। तो यह किया गया था विनोबा भावे द्वारा। और ये कब किया गया था? यह किया गया था 1951 में। और यह जो किए थे विनोबा भावे ने कितना कब? 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? INA का गठन किसने किया था? तो वो किए थे मोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी मोहन सिंह ने किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? किसने शुरू किए थे? तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है रेलवे हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान रेलवे में रहा है। ठीक है, और रेलवे पहली बार रेल जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने चले थे। 34 किलोमीटर, याद रखिएगा मेरे साथियों, 34 किलोमीटर चले थे 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, 34 किलोमीटर। और भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन 1925 में चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी। और वर्तमान में भारत का सबसे तेज चलने वाला ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। सबसे तेज चलने वाला अभी वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस है। और सबसे पहले रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर। ठीक है, तो उसके अनुसार से ऑप्शन ज़्यादा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे है मिलान करें, मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान करना है तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने। कृषि मिशन की जो स्थापना किए थे वो किए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने कृषि मिशन के रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किए थे वो किए थे ज्योतिबा फूले ने। कौन किए थे? ज्योतिबा फूले ने। तो उसके अनुसार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहते हैं कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किए थे वो क्या कारण था? तो वो क्या कारण था? ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है, सॉरी इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 87 का, सॉरी एक मिनट, जो 1930 के महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वो किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था, ध्यान में नहीं रहा मेरे साथियों, वह मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1897 विद्रोह का परिणाम था? कौन सा 1897 के विद्रोह का
परिणाम था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों की ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन 89 कहते हैं वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के किस स्थान पर है? वास्को डी गामा का मकबरा किस स्थान पे है मेरे साथी बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि में। तो इसका आगे चलते हैं। और ये जो वास्को डी गामा जो थे वो 3 बार आए थे। पहली बार आए थे 1498 में, दूसरी बार आए थे 1502 ईस्वी में और तीसरी बार आए थे 1524 ईस्वी में आए थे। और वास्को डी गामा की मृत्यु जो है 15 मई 1524 को हो गई थी कोच्चि में। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का था निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट द विथ ट्रूथ लिखी है? वो किसने पुस्तक लिखी है? तो लिखिए महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहते हैं कि राजस्थान में खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतरी जो है यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी, राजस्थान में खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। कोई 92 कहता है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने राज्य हैं साथी? यह है 5 राज्य। 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और 5 राज्य कौन कौन हो जाता है? वो 5 राज्य हो जाते हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश से साथ जुड़ा है। और बांग्लादेश की जो है सीमा जो है 4096 किलोमीटर है। ठीक है, भारत कुल 7 देशों के साथ समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन 94 कहता है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के डैश हिस्से में स्थित है? मणिपुर भारत का एक राज्य है जो किस हिस्से में स्थित है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वोत्तर हो जाएगा, जिसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है, जिसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन 96 कहता है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? तो मेरे साथ याद हो जाएगा, इसका आ जाता है केरल में सबसे पहले आते हैं। वह 1 जून को जो है अरब सागर तट पर प्रवेश करता है और 15 जून तक जो है वह केरल में मौसम आ जाता है। आगे चलते हैं, या जैसे केरल में जो है कि सप्ताह के प्रथम सप्ताह में, महीना के प्रथम सप्ताह में यह जो है आ जाता है केरल में, जून के प्रथम सप्ताह में। अब आगे क्वेश्चन नंबर 97। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर गुजरात में है। गौ से गुजरात और गौ से गिर। अब से याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितनी डिग्री उत्तर में है? कितनी डिग्री उत्तर में है? तो ये है 8 डिग्री उत्तर में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 8 डिग्री उत्तर में है। और भारत का भौगोलिक स्थिति जो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा मेरे साथियों, भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत की क्षेत्रफल पूछा जाए तो भारत का क्षेत्रफल हो जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत की कुल समुद्री तट की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य तटीय
भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है। इतना मेरे साथ ही याद रखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। वन घुरकर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में। आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। मेरे साथ ही अगर चैनल पर आप देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। मेरे साथ ही एक लाइक बनता है मेरे साथ ही, और लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ आगे भी है, तो आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से कितने आगे हैं? तो यह जो है 5.5 घंटे आगे हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हैं। और भारत का मानक समय याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, 82.5 डिग्री, और ग्रीनविच मध्य से 0 डिग्री देशांतर है। और 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट समय आगे हो जाता है। यदि ग्रीनविच दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में 5:30 बज रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन 100 का था निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी और 3, यानी कि 2 गंगा हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो यह हो जाएगा भूटान हो जाएगा। राइट आंसर इसका भूटान हो जाएगा। भूटान देश को थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूटान पूर्वी हिमालय में स्थित एक भूमि से घिरा है। और उगते सूरज की भूमि जापान को बोला जाता है। याद रखिएगा, उगते सूरज की भूमि जापान को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। क्वेश्चन 103 का आता है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और पीरकनाशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 का था उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। उस जंगल का नाम बताइए जो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन, ऑप्शन नंबर सी। अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन 105 का आता है निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर का जो है सफ़ेद शहर कहा जाता है राजस्थान का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 106। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कितनी है? आपको कुछ देर पहले बताए थे इसकी जो मानक यामोत्तर रेखा होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि डैश भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक स्थल है। राजस्थान प्रदेश में कौन सा स्थान धार्मिक स्थल है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्कर। पुष्कर मेला बहुत अच्छा मेला लगता है, ये धार्मिक स्थल है। पुष्कर ब्राह्मण का मंदिर स्थित है। भारत का एकमात्र ब्राह्मण मंदिर पुष्कर में है। पुष्कर में प्रसिद्ध पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। मरु उत्सव जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना। मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। कुछ याद कर लीजिए आप लोग कि मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। घाना पक्षी बिहार राजस्थान में स्थित है। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। वेदांत तल अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। डची ग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो मंजीरा मगरमच्छ कहाँ स्थित है? तेलंगाना में।
क्वेश्चन नंबर 109 कहता है जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो है ये 4 राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम राष्ट्रीय उद्यान, और सलीम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन 110 कहता है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है। मेरे साथियों ये हो जाएगा गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये हो जाएगा झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू राष्ट्रीय पार्क झारखंड में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में स्थित है। मेरे साथी जितना बोलते जाते हैं उतना आप याद करते जाइएगा, परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राज्य सूची में। राइट आंसर जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे है 112 नंबर। 112 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद का जो है किसी भी प्रदेश उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। मेरे साथियों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। और इससे पहले सुन लीजिए कि आपको अगर लग रहा होगा कि सेट बनाने में हमको अधिक समय लगता है तो वीडियो को स्पीड कर दीजिए, 1.5 स्पीड कर दीजिएगा, तो आपको समय की थोड़ा बचत हो जाएंगे, बहुत समय की बचत हो जाएंगे, समय का बचत हो जाएंगे और अधिक आप पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, तो समय को अधिक बचाना है तो क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड कर दीजिएगा, 1.5 कर दीजिएगा स्पीड। आपको समझ आएगा और ध्यान से पढ़िएगा। जो भी सेट आप देखते हैं उसको अंत तक देखिएगा, बीच में अगर छोड़ते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है देखने से। 2-4 क्वेश्चन देखिए फिर दूसरा देख लिए, फिर 2-4 क्वेश्चन देखिए दूसरा को देख लिए, ऐसा मेरे साथ ही नहीं करना है। जो सेट पढ़ रहे हैं आपको जो है अंत तक देखिए, चाहे किसी भी का हो, कोई भी सर का हो, आप कोई भी सर का वीडियो देख रहे हैं उनको लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 113 का आता है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 का आता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? ये भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन 116 का था अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है। तो 245 के अनुसार कौन सा कार्य होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कानून बनाना। ऑप्शन नंबर सी, कानून बनाना। आगे चलते हैं क्वेश्चन 117 का आता है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकपाल सभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किनके पास है? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, कोई भी सत्र चला स्थगित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 18, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये होते हैं विधानमंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल के द्वारा उत्तरदायी होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 का आता है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कर्नाटक में विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 120, डैश भी आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, गांधीवाद सिद्धांत, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राजनीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए? तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 36 से 51 आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121।
121 कहता है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110। आगे है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? तो यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। क्वेश्चन 123 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिखित विस्तृत संविधान ये है। एकल नागरिकता है, द्विस्तरीय सरकार नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 124 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे मेरे साथियों? तो यह है गणेश मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी, गणेश मावलंकर लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे और ये 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। लोकसभा का गठन जो है 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 125 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। 343 किसके बारे में है? यह है संघ की राजभाषा। ऑप्शन नंबर बी 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है। किसके संविधान से प्रेरित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आयरलैंड। ये भाग 4 36 से 51 में राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत के से उल्लिखित है। आगे आते हैं, इसको याद रखिए मेरे साथियों कि भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 राज्य की नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से संबंधित। इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। मेरे साथी बताइएगा वही होता है जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से प्रेरित है। रूस के संविधान से कौन सा प्रेरित है? तो रूस के संविधान याद रखिएगा कि कर्तव्य, जब हम कर्तव्य करते हैं तो हो जाएगा रूस के संबंध। जो मेरा अधिकार है वो हो जाएगा, वो अधिकार हो जाएगा अमेरिका से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। इसका ऑप्शन नंबर सी, और अमेरिका से हो जाएगा मौलिक अधिकार। आगे आते हैं और संशोधन की प्रक्रिया जो है, संशोधन की प्रक्रिया से कहाँ से लिया गया था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 129 भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश की गृहीत से की गई है। तो कहाँ से की गई मेरे साथी बताइए। इसका जो सरकार की जो संसदीय सरकार की अवधारणा जो है वो किया गया है इंग्लैंड से, इंग्लैंड से लिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के विचार किसने रखा था। ये रखा था बलवंत राय मेहता ने, बलवंत राय मेहता। तो मेरे साथियों सुन लीजिए पंचायती राज से संबंधित, तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर, जो राजस्थान के नागौर जिला से स्टार्ट हुआ था। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और अशोक मेहता का गठन जो 1977 में हुआ था। अगर पूछ दे अशोक मेहता जो है द्विस्तरीय है और त्रिस्तरीय जो है बलवंत राय मेहता है। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 कहता है बैंक दर का अर्थ, बैंक दर का अर्थ क्या है। तो बैंक दर का अर्थ हो जाएगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है। किसके द्वारा हस्तांतरित होता है मतलब हस्ताक्षर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे साथ ही इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वैधानिक निगम, ऑप्शन नंबर ए। वैधानिक निगम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये हो जाएगा 14 किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 50 वर्ष पूरा हो गया था। और राष्ट्रीयकरण दूसरा चरण जो है 1980 में जो है 6 बैंकों का किया गया था। 1980 में कितना बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1969 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों थी। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री नाम बताइए मेरे साथी कौन होगा? तो इंदिरा गांधी होगा। और 1969 में जो है जब बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि डैश योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत भीभिया क्वेश्चन मेरे साथी हैं, वो कभी भी इसको पूछ सकता है। ये भीभिया क्वेश्चन मानकर चलिए। इसका था श्री मोंटेक सिंह अहुलवालिया जो अंतिम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग। योजना आयोग की जगह पर कौन सा आयोग आ गया? नीति आयोग आ गया, जो 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो विनिर्माण कार्य से औद्योगिक उत्पादन आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र बैंकिंग, बीमा, वित्त, शिक्षा आदि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 का था निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? किस अधिनियम ने? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन 138 कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी निजी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास डैश के मॉडल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है एलपीजी, ठीक है। एलपीजी का तात्पर्य होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और ये जो 24 जुलाई 1991 आर्थिक सुधार के रूप में एलपीजी मॉडल को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह रम्मा और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के समय लागू किया गया था। कौन के? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कब किया गया था? 24 जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार के रूप में किया गया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह के समय लागू किया गया था। और भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 140 क्वेश्चन नंबर 140 कहता है वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण करता है? वह कौन सा बैंक है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नियंत्रण करता है? तो मेरे साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड, ठीक है। और नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। याद रखिएगा 12 जुलाई, ठीक है, 1982 की स्थापना हुई थी नाबार्ड की। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 141 पे। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। आगे जाते क्वेश्चन 41 आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कर सुधार हुआ है? कौन सा सबसे बड़ा कर सुधार हुआ है? तो ये हुआ है वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन नंबर सी वस्तु एवं सेवा कर।
मेरे साथियों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। डैश में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये किया गया था 1949 ईस्वी में। ठीक है, 1949 आरबीआई के जो राष्ट्रीयकरण किया गया था और डेट था 1 जनवरी 1949। इसको क्या होगा? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई के जो राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को ये इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। और स्थापना जो है स्थापना हो जाएगा 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। सॉरी, इसकी स्थापना हुई थी 1935 को स्थापना हुई थी। और स्थापना हुई राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 143। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है रेपो दर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार से सुना जाता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्नलिखित किससे संबंधित है? यह कृषि एवं किसान कल्याण। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? या फेमा का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन 146 कहता है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मेरे साथी उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री जो थे वो थे ये डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक, उस समय के वित्त मंत्री थे। बहुत ही अच्छा सुधार किए थे, जो कि एलपीजी का उसने लाया और बहुत अच्छा सुधार किए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पे। क्वेश्चन 147 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बताइए साथी। ये हो जाएगा उद्योग। उद्योग जो है माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। गैर निष्पादित संपत्ति शब्द किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये हो जाएगा बैंकिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैंकिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन और इसके सेबी के बारे में सुन लीजिए। सेबी की जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुई थी। स्थापना 1988 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और सिडबी की जो स्थापना जो हुई थी ये 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुई थी। 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुई थी। और आगे है एनएचबी की स्थापना जो हुई थी 9 जुलाई इसकी हो जाई थी 9 जुलाई 1988 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 9 जुलाई 1988 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। मेरे साथियों आपको यह कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और 120 में कुल कितना मार्क्स आया ये भी बताइएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार मेरे साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे। तो क्वेश्चन 150 कहता है कि नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो भारत सरकार का जो हिस्सा है 99% है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 99%। तो
मेरे साथियों बस आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।